हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, कल आपका जो है आरजेएस का एग्ज़ाम होने वाला है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ आज का दिन है। द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, मेजर एक्ट आप सभी ने कवर कर लिए होंगे, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके 2 मार्क्स आप श्योर मान के चलिए। अभी तक जो एवरेज रही है वो 2 से 3 क्वेश्चन की एवरेज रही है। एज एन एवरेज हम 2 मार्क्स मान के चलते हैं कि इस एक्ट से आपको आने, छोटा सा एक्ट है, 10 या 12 मिनट का वीडियो, और आपके 2 मार्क्स श्योर हैं। तो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 का एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं हम राजस्थान जुडिशरी के लिए, जो एग्ज़ाम कल होने वाला है। देखिए, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट की अगर हम बात करें तो ये जो एक्ट आया था, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट POOA, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, इसके अंदर जो टोटल सेक्शंस हैं वो सिर्फ कितने हैं, थोड़ा सा रैपिड रिवीजन हम करेंगे। 19 सेक्शंस हैं। डेट ऑफ इनैक्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो डेट ऑफ इनैक्टमेंट और इन्फोर्समेंट दोनों ही इसका 16 मई 1958 है। ठीक है, एक्ट नंबर 20 था ये 1958 का। इसको आपको CRPC के साथ पढ़ना है, और सबसे बड़ी बात, अपना हाइलाइटर पेन नोट जरूर साथ में रखें। बेर एक्ट अगर है, अगर अभी तक आपने इस एक्ट को नहीं पढ़ा है ना, तो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उतनी भी आपने ध्यान में रख ली तो आपके 2 मार्क्स के MCQ को 100% ठीक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। CRPC के जो इसमें प्रोविज़न दिए गए हैं वो पुराने दिए गए हैं, ओल्ड CRPC, जो हमारी CRPC थी 1898 की, और अभी हमारे पास CRPC कौन सा है, 1973 का है। तो विल कंपेयर दो सेक्शंस विद द करंट CRPC। ओके, सबसे पहली बात देखिए, हम यहाँ इसको बेर एक्ट से ही कवर कर लेंगे, तो वी विल स्टार्ट विदाउट डिले, क्योंकि मैं आज आपका थोड़ा सा भी समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बेर एक्ट पर आ जाते हैं। प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंडर एक्ट, एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958, 16 मई 1958 हमने बात कर ली, इसकी डेट है। इसका ये प्रीएम्बल है कि पर्पज़ क्या है, दैट फॉर रिलीज ऑफ ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन आफ्टर द एडमोनिशन एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर। ठीक है, हमेशा प्रीएम्बल को एक बार जरूर पढ़ें। प्रीएम्बल के अंदर आपका जो है कहीं ना कहीं उसका पर्पज़ होता है कि एक्ट का क्या पर्पज़ है। सबसे पहले सेक्शन 1 आता है, दिस एक्ट में भी कॉल्ड एज, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट होता है, इट एक्सटेंड टू होल इंडिया एक्सेप्ट स्टेट और जम्मू कश्मीर हटा दीजिए, क्योंकि अब से क्या आ गया है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया है। इट सेल केम इन टू दी फोर्स, कब से फोर्स में आया था, जब ये इनेक्ट हो गया तभी से फोर्स में भी आ गया था। डेफिनेशन बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कोड का मतलब क्या है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी नहीं है। CRPC 1898, देखिए यहाँ पे CRPC 1898 है कोड, और अभी क्या आ गया है, CRPC आपका 1973 आ गया है। तो इसको जरूर ध्यान देना है आपको, इन केस अगर पूछ ले तो। प्रोबेशन ऑफिसर जो सेक्शन 13 में अपॉइंट करता है, कौन अपॉइंट करेगा, हम बात करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, सोसाइटीज़ अपॉइंट करती हैं। ठीक है, वो हम सेक्शन 13 में बात करेंगे, उसको प्रोबेशन ऑफिसर कहते हैं। ये 2 टर्म ऐसी हैं जो अगर आपको पता है तो पूरा एक्ट आपको आता है। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब आपको पता ही है, हर एक में यही मतलब रहता है इसका। CRPC में भी कहाँ पढ़ते हैं हम, 2K में, इन CRPC कौन सी, 1973 वाली। और इसने फिर कह दिया कि जो वर्ड्स यहाँ डिफाइन नहीं है उनको भी आप CRPC से देख लो, उनका सेम मीनिंग रहेगा। ठीक है, तो इसमें इतनी ही बात कह रहा है। इसके बाद आती है यहाँ कोर्ट की पावर्स। ठीक है, देखिए, ऑफेंडर को क्रिमिनल बनने से रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया है। कोर्ट की पावर्स की बात कर लेते हैं, तो देखिए जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है और सेक्शन 5 है, ये 3 तरह की कोर्ट की पावर्स है। ये इस एक्ट का कोर एरिया है। सेक्शन 3 आपको क्या कहता है, देखिए सेक्शन 3 आपको कहता है कि रिलीज आफ्टर एडमोनिशन, एडमोनिशन के बाद किसी को रिलीज करना ऑफेंडर को क्या कहलाता है, ये पहली पावर है। एडमोनिशन मतलब होता है किसी को वार्निंग देके छोड़ना कि बेटा आज छोड़ रहे, तुम्हारे गिंदा से ऐसा किया ना तो देखो तुम्हें फिर हम बता रहे हैं क्या करेंगे, यानी कि सिर्फ धमकी देकर छोड़ देना, चेतावनी देकर छोड़ देना। तो यहाँ जो आपका एग्जाम से MCQ से इंपॉर्टेंट है वो लिखिए कि कब पावर है कोर्ट की कि वो किसी को एडमोनिशन पर रिलीज करे, जब किसी ने ऑफेंस किया हो IPC का 379,
थेफ्ट का किया हो, 380 ड्वेलिंग हाउस में थेफ्ट, 380 थेफ्ट बाई क्लर्क और सर्वेंट। 3 तो केस ऐसे हैं थेफ्ट के आईपीसी के। और आईपीसी का ही बाकी कौन से सेक्शन है, 2 सेक्शन और हैं। आईपीसी 404, जब किसी डिजीज पर्सन की, किसी मरे हुए व्यक्ति की प्रॉपर्टी के साथ क्या कर दिया जाए, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन कर दिया जाए। या फिर आईपीसी 420, 420 निकले तुम तो चीट कर दी जाए। या तो पहली कंडीशन ये हो, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 ईयर्स। यानी कि जब कोई ऐसा ऑफेंस किया हो जो आईपीसी की इन धाराओं के अंदर आता हो, या कोई ऐसा ऑफेंस किया हो जिसकी सजा जो है 2 साल से कम की हो, तो कोर्ट यहाँ पे ऑफेंडर को रिलीज कर सकता है, पहली चीज। बट दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान देनी है आपको, बट आ गया यहाँ पे कि कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, सर्कमस्टांसेस ऑफ केस देखनी पड़ेंगी। कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। यानी कि रिलीज करने से पहले कोर्ट को किन बातों पर ध्यान देना है, वो है ये चीजें कि पहला, सबसे पहला क्या है, नो प्रीवियस कन्विक्शन। सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आपको देखना है, तभी आप उसको छोड़ेंगे। फिर उसके बाद क्या है आपका कि नेचर ऑफ द ऑफेंस क्या है। ठीक है, नेचर ऑफ ऑफेंस तो आपको आईपीसी धाराओं से पता लग जाएगा। और साथ ही साथ करेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, करेक्टर कहाँ रिलीवेंट हो जाता है, जब आप 52 से 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हो तो करेक्टर रिलीवेंट हो जाता है। यानी कि सेक्शन 3 क्या कह रहा है कि आईपीसी की धारा 379, 380, 381, 404, 420 या कोई ऐसा अपराध जिसकी सजा 2 साल या उससे 2 साल से कम है, तो उस कंडीशन में कोर्ट उसको रिलीज कर सकता है सब्जेक्टिव टू 4 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन, उसका कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, सर्कमस्टांसेस ऑफ केस को देखते हुए, करेक्टर ऑफ ऑफेंडर को देखते हुए, एंड दी नेचर ऑफ द ऑफेंस। अंडरस्टूड, ये 4 चीजें यहाँ पे देखेगा। अब आ जाइए सीधे सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 क्या कह रहा है, रिलीज ऑन द प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, सदाचार की, ठीक है, सदाचार के ऊपर, अच्छे बिहेवियर के ऊपर जब किसी को रिलीज कब किया जा सकता है, तो यहाँ 2 पनिशमेंट है। वहाँ हमने पनिशमेंट क्या की थी, 2 साल से कम की। यहाँ जब किसी को डेथ या एलआई की पनिशमेंट ना हो, यानी कि डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट ना हो, इनको छोड़कर अगर कोई अपराध किया है किसी ने तो उसको छोड़ा जा सकता, बट उससे एक बॉन्ड भरवाया जाएगा और वो बॉन्ड उसका 3 साल के लिए होगा। और 3 साल में ये कंडीशन होगी, अगर आप बॉन्ड की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हो तो आपको कोर्ट वापस बुला सकता है। बुलाने के बाद आपके खिलाफ को दोबारा से सजा दी जा सकती है। इसमें उसे श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी भी लिया जा सकता है। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे ली जाएंगी। ठीक है, यहाँ सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि नेचर ऑफ ऑफेंस देखा ही जाएगा, आपका कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, सर्कमस्टांसेस ऑफ केस भी देखे जाएंगे, करेक्टर भी देखा जाएगा। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि द रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोबेशन ऑफिसर, अगर कोई प्रोबेशन ऑफिसर है, मैंने आपको प्रोबेशन ऑफिसर डेफिनेशन में बताया था, हम सेक्शन 13 में पढ़ेंगे। इसे स्टेट गवर्नमेंट भी जो है अपॉइंट करती है, सोसाइटीज़ अपॉइंट करती हैं विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और कोर्ट भी स्पेशल केसेस में इसको अपॉइंट कर देता है। तो इसकी रिपोर्ट बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 4 था। सेक्शन 4 ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जितना मैंने बताया उतना पढ़ लीजिए, एग्जाम का एक ही दिन बचा है, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। सेक्शन 5 पे आ जाइए। अब सेक्शन 5 कहता है टू पे दी कंपनसेशन एंड कॉस्ट। 2 चीज़ें हैं, कंपनसेशन और कॉस्ट। कंपनसेशन क्यों है, अगर उसके एक्ट की वजह से किसी को कोई इंजरी पहुंची है तो उस इंजरी का को फुलफिल करने के लिए क्या दिया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है। और जो प्रोसीडिंग में खर्चा है उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं, वो कॉस्ट भी उसके ऊपर डाला जा सकता है। 2 चीज़ें यहाँ पे याद रखने का, ये 2 ही आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे साथ में देखिए ये उससे जो लगाया जाएगा फाइन, वो रिट्रीव कैसे किया जाएगा, तो 386 और 387 डोंट गेट कंफ्यूज, नई सीआरपीसी नहीं है ऑफ द कोड, इसे नई के साथ पढ़ना है। तो न्यू सीआरपीसी में जो सीआरपीसी 1973 है उसका जो सेक्शन 421
एंड आपका 422 है, वे उनके बारे में बात कह रहा है। यानी कि 386 ऑफ ओल्ड CRPC इज इक्वल टू 421 एंड 387 इज इक्वल टू 422। इस हिसाब से फाइन कैसे लिया जाता है ये वहाँ पे प्रोविज़न CRPC में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नंबर 6, रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। अगर को जो ऑफेंडर है उसकी एज यहाँ पे 21 ईयर से कम है तो उस केसेस में क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो जब ऐसा कोई ऑफेंस है कि जहाँ पे उसको पनिशमेंट तो दिया गया है, पनिशमेंट दिया गया है किससे, इम्प्रिजनमेंट से, यानी कि सज़ा तो दी गई है लेकिन LI नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया गया है। ठीक है, ओनली इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। तो वहाँ भी कोर्ट क्या करेगा, जो हमने पहले बात की थी, सर्कमस्टांसेस ऑफ केस देखेगा, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर देखेगा। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर देखेगा। ठीक है, और नेचर ऑफ द ऑफेंस, ये सब चीज़ें सेक्शन 3 और 4 में ही जब डिसीजन लेना होता है और वहाँ पे जो आपका एक्यूज्ड है उसकी एज 21 ईयर्स से कम है, ठीक है, तब आपका ये सेक्शन रोल में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये कही गई कि जहाँ जो प्रोबेशन ऑफिसर है उसकी जो रिपोर्ट आएगी वो बताएगी कि उसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो द कोर्ट शैल कॉल फॉर अ रिपोर्ट फ्रॉम द प्रोबेशन ऑफिसर एंड कंसीडर द रिपोर्ट इफ एनी अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू इट रिलेटिंग टू कैरेक्टर एंड फिजिकल और मेंटल कंडीशन ऑफ द ऑफेंडर। ये सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर है। अब जो ये प्रोबेशन ऑफिसर ने रिपोर्ट दी है दैट मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल। ये कैसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल। 7 में दिया गया, ट्रिक बता रहा हूँ आपको, 7 में उसकी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, 14 में उसकी ड्यूटीज़ दे रखी हैं, 13 में उसकी अपॉइंटमेंट दे रखी है। ठीक है, तो 7 इतनी सी बात कह रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ बताया गया है कि कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, तो सेक्शन 7 में बताया गया है। सेक्शन 8 क्या है, वेरिएशन ऑफ द कंडीशन ऑफ प्रोबेशन। मान लीजिए सेक्शन 4 में क्या था, आप एक बॉन्ड उससे भरा रहे थे। ठीक है, बॉन्ड कैसे भराया आपने, विद श्योरिटी भरवाया है। ठीक है, विद श्योरिटी बॉन्ड भराया, तो अब फिर कोर्ट ने क्या कर दिया, बॉन्ड की टाइम लिमिट क्या थी, 3 साल के लिए। अब उसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं कंडीशंस में। अगर चेंजेस कर दिए गए हैं तो दोनों को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी किस किस को दी जाएगी, आपके ऑफेंडर को भी दी जाएगी और आपके जो श्योरिटी है उसको भी दी जाएगी। अब मान लीजिए श्योरिटी यहाँ पे मना कर देता है। ठीक है, एक नया बॉन्ड, श्योरिटी ने क्या कहा कि जी नहीं, जो आपने चेंजेस किए उनके बाद मैं श्योरिटी में नहीं रहूँगा, तो उसको क्या कहा जाएगा ऑफेंडर कोर्ट के द्वारा कि भाई नया बॉन्ड भरो, यू फिल अ न्यू बॉन्ड दो तुम। अगर वो न्यू बॉन्ड दे देता है, इफ वो न्यू बॉन्ड दे देता है श्योरिटी के साथ, देन ओके। इन केस वो नहीं दे पाता तो भैया सीधी सी बात है, यू गो टू जेल, तुम वापस अपना जेल में जाओ। ये सेक्शन 8 का जिस्ट है। मैं आपको लैंग्वेज पे नहीं लेके जा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप जस्ट एक स्टोरी की तरह इसको याद कर लें। सेक्शन 9 क्या है, प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड। अब मान लीजिए 3 साल का बॉन्ड आपने भरा था और 3 साल के बॉन्ड के बाद क्या किया, उस बॉन्ड में आपने जो कंडीशन कोर्ट ने लगाई थी वो फुलफिल नहीं की। कहाँ बॉन्ड भरा था, सेक्शन 4 में भरा था। सेक्शन 8 में इसमें वेरिएशन कर दिया गया था। तो यहाँ पे जाने के बाद आपने उनको नहीं माना तो कोर्ट के पास क्या अपॉर्चुनिटी है भाई, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट आपको बुलाएगा। कैसे बुला सकता है, या तो इशू ऑफ समन से कि भाई आ जाओ तुम। अब इशू ऑफ समन कैसे बनाएंगे, जो 61 से 69 अभी नई CRPC जो मैं सेक्शन लिख रहा हूँ पेन से, वो आपके नए CRPC के सेक्शन लिख रहा हूँ, तो समन के वो प्रोविज़न यहाँ पे लागू हो जाएंगे। और जो अगर समन से नहीं बात बनती है तो कोर्ट कैन आल्सो इशू वारंट, और वारंट के हैं जो 70 से लेके 81 तक के प्रोविज़न है वो यहाँ पे लागू होंगे। और देखिए यहाँ पे एक बड़ी और अच्छी चीज़ क्या कि यहाँ फाइन की एक वैल्यू दी गई है। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम उसने ऐसा किया है तो कोर्ट उसके ऊपर एक पेनल्टी लगा सकता है, नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़, रुपये 50। ठीक है, इसको अपने माइंड में ज़रूर रखना है कि 50 रुपीज़ की पेनल्टी यहाँ पे लगा सकता है। एक इंक्वायरी की जाती है, इंक्वायरी के बाद अगर लगता है किसी का वो है तो उसके ऊपर एक पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, और ये कितने समय के अंदर पे करनी कोर्ट से, 50 रुपये। देखिए आप कहेंगे 50 रुपये कुछ नहीं, लेकिन 1958 में भी 50 रुपये की वैल्यू बहुत होती थी। इसमें चेंजेस तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है बिकॉज CRPC भी पुरानी डिस्कस की गई है।
10 कहता है प्रोविजन एज टू श्योरिटी, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 122, 126, 126A, 406A, 514, 514, इसको आप छोड़ दीजिए, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, यू कैन स्किप दिस सेक्शन। सेक्शन 11 कोर्ट्स कंपिटेंट टू मेक ऑर्डर अंडर द एक्ट, अपील एंड रिवीजन एंड पावर ऑफ कोर्ट इन अपील एंड रिवीजन। देखिए सेक्शन 11 में दो चीज़ें बात की गई है, पहली है अपील और दूसरी है रिवीजन। अपील कब की जा सकती है, ठीक है, अपील का सीधी सी बात है जहाँ पे नॉर्मल अपील लाई करती है, ऑर्डिनरी अपील जहाँ लाई करती है वहीं उसकी अपील लाई करेगी। ऑर्डिनरी अपील हमारा कहाँ बताता है 374 जो CRPC है अभी करंट CRPC का, वो हमें बताता है कि ऑर्डिनरी अपील कहाँ लाई करनी चाहिए। रिवीजन के केस में क्या है, रिवीजन कौन कौन कर सकते हैं, रिवीजन आपका अपीलेट कोर्ट कर सकता है उसका, और साथ में हाई कोर्ट कर सकता है, ठीक है। अब करेगा कैसे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिवीजन कैसे करेंगे दोनों कोर्ट, ये सुओ मोटू भी कर सकते हैं, यानी कि अपने सेल्फ ऑन मोशन से भी कर सकते हैं। ये ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ऑफेंडर, ऑफेंडर की एप्लीकेशन पर भी कर सकते हैं, या फिर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर की एप्लीकेशन पर भी कर सकते हैं। बस ये तरीका याद रखिएगा कि कैसे किया जा सकता है, ज़्यादा इसमें आपको घुसने की जरूरत नहीं है। एक इसमें जरूर इंपॉर्टेंट लाइन में कहूँगा, ये आपका प्रोवाइड जो इंपॉर्टेंट है कि जो अपीलेट कोर्ट या हाई कोर्ट है, इन रिवीजन shall not inflict a greater punishment than might have been inflicted by the court। भाई जिसने ऑफेंडर को गिल्टी पाया था वो कोर्ट जितनी सजा दे सकता था, हाई कोर्ट और अपीलेट कोर्ट रिवीजन के केस में, ये ध्यान देना इस वर्ड पे, रिवीजन के केस में उससे ज़्यादा सजा नहीं दे सकते हैं एज पर सेक्शन 11। तो सो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। सेक्शन 12 बात करता है आपका रिमूवल ऑफ डिसक्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन, ठीक है। ये कह रहा है कि कोई भी दूसरे किसी लॉ में अगर कोई प्रोविजन दे रखा है, अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस एंड डेल्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 और 4 शैल नॉट सफर डिसक्वालिफिकेशन, किसी डिसक्वालिफिकेशन से सफर नहीं करेगा, ठीक है। बट प्रोवाइड जो ये है कि दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु आफ्टर इज रिलीज अंडर सेक्शन 4 इज सब्सिक्वेंटली सेंटेंस्ड फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस। अगर उसने बॉन्ड कब होता है, जब भाई वो उसका बॉन्ड की वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता है या वेरिएशन होने के बाद नया बॉन्ड नहीं दे पाता है। अब आ जाइए सबसे बड़े अपॉइंटमेंट कब होती है। अपॉइंटमेंट कब होती है प्रोबेशन ऑफिसर की? 3 अपॉइंटमेंट मैंने आपको बताई दी। पहली है जब स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। सेकंड क्या है कि कोई सोसाइटी रिकॉग्नाइज्ड इन दिस बिहाफ, सोसाइटी आपको वहाँ पे करती है, ठीक है। ये और आपको कोर्ट करता है इन एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है। ये 3 ही तरीके हैं प्रोबेशन अफसर को अपॉइंट करने के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात क्या है कि ये किसके अंडर में काम करता है? तो जो प्रोबेशन अफसर है वो डायरेक्ट करता है डीएम के काम में, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सुपरविजन में वो काम करता है। इतना इसको आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब आ जाइए 14 में उसकी ड्यूटीज़ दे रखी हैं। इसकी ड्यूटीज़ 5 ड्यूटीज़ हैं, एक बार देख लीजिएगा। वो इंक्वायर करता है एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, कि सर्कमस्टांसेस क्या है, उसके घर के हालात क्या है, उसका करेक्टर क्या है, उसके यार दोस्त कैसे हैं। सुपरवाइज करता है प्रोबेशंस को, ठीक है, जो भी दूसरे व्यक्ति हैं जिनको सुपरविजन में रखा जाता है। एडवाइज और करता है, उनको असिस्ट करता है कि जो कंपनसेशन या कॉस्ट तुम्हारे ऊपर दिया गया है उस कंपनसेशन या कॉस्ट को आप पे कर दो। कोर्ट में कैसे पे करना है वो वहाँ पे बताएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोबेशन ऑफिसर टू बी ए पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। ये ड्यूटीज एक बार देख लेना। सेक्शन 15 प्रोबेशन ऑफिसर टू बी ए पब्लिक सर्वेंट। प्रोबेशन ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए। कहाँ बताया गया? सेक्शन 21 आईपीसी क्या डिफाइन करता है? हु इज अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 16 क्या कहता है? ये प्रोटेक्शन देता है। 16 क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है किसको? कोर्ट को और इसको प्रोबेशन ऑफिसर को, ठीक है, कि उनके खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं ला जा सकती है स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ या प्रोबेशन ऑफिसर के खिलाफ या किसी दूसरे अफसर के जो इस एक्ट के तहत अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अब 17 से क्वेश्चन बनता है। पहले राज्य में पूछा जा चुका है कि पावर टू मेक द रूल किसके पास है? तो स्टेट गवर्नमेंट के पास रूल है, ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लाइन जरूर याद रखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट में विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये रूल बना सकती है इस पर्पज के लिए।
अंडरस्टूड। यही एक क्वेश्चन पहले बन चुका है। 18 और 19 जो है ये सेविंग क्लोज की बात करते हैं। सेविंग क्लोज देखिए क्या है, 18 कहता है आपका कि कोई भी ये एक्ट कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। ये कहता है कि सेक्शन 31 जो है ना, वो जो आपका रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट है, रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट, सेक्शन 31 रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट पे नहीं लगता है। और जो सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 है किसका, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, उस पर भी लागू नहीं होता है। और साथ ही साथ किस पर लागू नहीं होता है, स्टेट रिलेटिंग टू जुवेनाइल ऑफेंडर और ब्रोस्टल स्कूल्स। कोई भी ऐसा लॉ जो जुवेनाइल से रिलेटेड है, या ब्रोस्टल स्कूल्स क्या होते हैं, जो आपके चाइल्ड इंप्रूवमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, चाइल्ड के इंस्टीट्यूट जिनको आप कहते हैं, जिसे हम जेजे एक्ट में पढ़ते हैं, वो होते हैं, तो उन पर ही लागू नहीं होता है। सेक्शन 18 ने आपको कितनी कंडीशन बता दी, 3 कंडीशंस बता दी जहां ये एक्ट लागू नहीं होगा। 19 कह रहा है कि सेक्शन 562 ऑफ द कोड, आप बोलेंगे जी सेक्शन तो है ही 484, वही तो चीज़ मैंने आपको बताई कि ये बताया गया पुराना सेक्शन। अभी नया सेक्शन ये है 360 है सीआरपीसी में, न्यू सीआरपीसी में सेक्शन 562 का आप क्या पढ़ेंगे, इज इक्वल टू 360। 360 का भी जब आप क्लोज 10 पढ़ते हो तो देखिए वहाँ पढ़िएगा कि इस पर कोई भी जो ऑफेंडर एक्ट है उसके और लागू नहीं होते हैं। तो आपको सेविंग याद हो गई, 18 में 3 क्लोज हो गए और यहाँ ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट एक्ट था। एक क्विक रिवीजन मारते हैं। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, ये एक्ट 16th में 1958 को आया था। टोटल सेक्शन 19 है। इट मस्ट बी रीड विद द सीआरपीसी। यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात इसकी कर लेते हैं, एप्लीकेबिलिटी हमने कहा कि कहाँ अप्लाई होता है, ऑल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है। फिर यहाँ पे क्या बताया गया, कोर्ट की डेफिनेशंस, कोई क्लोज को आप छोड़ सकते हैं। आप फिर सेक्शन 3, 4, 5 क्या है, ये कोर्ट की पावर्स है। 3 क्या है, रिलीज ऑफ द ऑफेंडर ऑन एडमोनिशन। 379, 380, 381, 404, 420 ये ऑफेंसेस हों, ठीक है, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया, यानी 2 साल से कम की सजा का जहां प्रावधान है वहां पे कोर्ट रिलीज कर सकता है ऑफेंडर को ऑन एडमोनिशन, सब्जेक्टेड टू कंडीशन, नेचर ऑफ द ऑफेंस, प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, सर्कमस्टांसेस ऑफ केस, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर। अंडरस्टूड। सेक्शन 3। सेक्शन 4 क्या है, रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। पनिशमेंट क्या है, लाइफ और डेथ को छोड़ के अगर कोई पनिशमेंट है तो गुड कंडक्ट पे भी छोड़ा जा सकता है, बट बॉन्ड लेके। कितना बॉन्ड, 3 साल के लिए विद श्योरिटी। ठीक है, अब वहां पे भी 4 कंडीशन है। नेचर ऑफ ऑफेंस देखेगा, सर्कमस्टांसेस ऑफ केस, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, और यहाँ पे नई चीज क्या ऐड हो जाती है, रिपोर्ट ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर। अंडरस्टूड। सेक्शन 5 क्या कहता है, टू पे दी कंपनसेशन एंड कॉस्ट। कंपनसेशन किस लिए, कोई इंजरी अगर कॉज हुई है किसी व्यक्ति को तो उसको फुलफिल करने के लिए कंपनसेशन देगा। और कॉस्ट किस लिए, प्रोसीडिंग का खर्चा कौन देगा भाई, वो भी तो वो ऑफेंडर ही देगा ना। तो उस केस में इसके ऊपर कोर्ट ये डाल सकता है। और कैसे रिट्रीव किए जाएंगे, एज पर न्यू सीआरपीसी सेक्शन 421 एंड 422 के तहत वो जो उसके ऊपर कंपनसेशन कॉस्ट है उसको रिट्रीव किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 6 कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्टेंट इम्प्रिजनमेंट ऑफ, किसका इम्प्रिजनमेंट, कोई ऐसा ऑफेंडर जो 21 ईयर की एज से कम है। ठीक है, उसके ऊपर ये लागू होता है। यहां भी जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना हो, ओनली इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन दिया हो, तो वहां पर भी जो है प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट मंगा के चेक करेगा, उसके साथ में केस की सर्कमस्टांसेस, ऑफेंडर का कैरेक्टर कैसा था, ऑफेंस का नेचर कैसा था, ये सब देखकर कोर्ट क्या है डिसाइड करेगा कि उसको छोड़ा जाए कि नहीं छोड़ा जाए। और यहाँ पे जो रिपोर्ट आएगी वो सेक्शन 7 में कॉन्फिडेंशियल रहेगी प्रोबेशन ऑफिसर की। ठीक है। सेक्शन 8 में वेरिएशन कर दिया जाएगा बॉन्ड में, जो सेक्शन 4 का है, ऑफेंडर और श्योरिटी को बुलाया जाएगा, उनको वेरिएशन बताया जाएगा, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो भाई वापस जेल में चले जाओ आप। 9 में क्या है, अगर कोई ब्रीच कर देता है कंडीशंस के साथ तो उसे सम्मन या वारंट के थ्रू कोर्ट बुलाकर फिर से सजा दे सकता है। ठीक है। उसके बाद आप 11 में आपका अपील और रिव्यू आ जाता है। अपील और रिवीजन आ जाता है। अपील कहाँ कर सकते हो आप, जो ऑर्डिनरी अपील होती है जिस कोर्ट में वहाँ अपील होगी। रिवीजन क्या है, अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट रिवीजन के लिए कॉल कर सकते हैं उसको।
कैसे सुओ मोटो कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज्ड ऑफेंडर की भी कर सकते हैं, और एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। 3 तरीके हैं जब वो उसको बुला सकते हैं। सज़ा कितनी दे सकते हैं, जितनी जो कोर्ट ने इसको गिल्टी पाया है उससे ज़्यादा की सज़ा अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट यहाँ पे इन रिविज़न नहीं दे सकता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद 13 में प्रोबेशन ऑफिसर की अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट, सोसाइटी के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज की, या कोर्ट के द्वारा स्पेशल केसेस में। डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डीएम में रहेगा। 14 में इसकी ड्यूटीज़ बता दी गई हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आपने पूरा का पूरा एक्ट मेरे ख्याल से कवर कर लिया है। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज एग्जाम फ्रॉम द साइड ऑफ MK लीगल शिक्षा। So best of luck dear friends, be with the MK Legal Shiksha and I hope your exam will be good. So see you in the next video, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।